नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग बड़ी विशेष चर्चा करने वाले हैं। बहुत विशेष चर्चा इसलिए क्योंकि आज की जो भारत की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, वो साम दाम दंड भेद सभी लगाना जानती है। उसका एक उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन और अभी सुप्रीम कोर्ट में आया है। जल्दबाजी छोड़ दीजिए, जल्दबाजी तो अलग शब्द हो गया, लेकिन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिस तरीके को सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी भौचक रह गया और सबको ये लगा कि आखिर क्या हो गया। पहले मैं वो स्टोरी बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि दिल्ली में जब रेखा गुप्ता की सरकार बनी, यानी कि जब मैं रेखा गुप्ता की सरकार कहना ठीक नहीं है, जब भाजपा की सरकार बनी, तो भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली में एटलीस्ट ये जो केजरीवाल ने पाल कर रखे थे घुसपैठिए, उन घुसपैठियों पर ड्राइव चलना शुरू हुआ। एक बड़ी आबादी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली से जाना पसंद किया। लोग कहते हैं कि रिंग रोड पर भी दिखाई दे रहा था। जिस दिन दिल्ली में वोट खुला उसके अगले दिन ही बड़ी भारी संख्या में लोग सामान सर पर रखे हुए, ऐसा लग रहा था कि वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली पार कर जाएंगे, दिल्ली छोड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि घुसपैठिए अब दिल्ली में नहीं रह सकते। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं और जो क्लस्टर बने हुए थे, वहां अभी घुसपैठियों का रुकना या घुसपैठियों को रोक पाना बहुत कठिन काम है। घुसपैठियों को शरण देने वाला अब कोई नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार इन विषयों पर काम कर रही है। हालांकि अमित शाह जी ने एक आह्वान किया और आह्वान ये किया कि भाई घुसपैठिए अपनी मर्जी से अपने देश को वापस चले जाएं। अगर हम पकड़ेंगे तो एक बड़े प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा, हमको जेल में भी रखना पड़ेगा, उनके साथ कुछ जातियां भी हो जाएं उनकी नज़र में, उनके ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट और ये वो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश से आए हैं तो हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, हम आपको यहाँ कोई प्रताड़ना देने वाले नहीं। आप अपने देश जिस रास्ते से आए हों उस रास्ते से वापस चले जाइए। हालांकि अमित शाह जी के इस बयान से पहले बांग्लादेश में सरकार बदल चुकी थी और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस बैठ चुके थे और वो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का विचार रखते हैं। पाकिस्तान, चूंकि वो पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए विचार तो एक बड़ी आबादी का वही था कि हिंदुस्तान को फतेह करना है और इसको दारुल इस्लाम बनाना है। हिंदुस्तान को फतेह करने और दारुल इस्लाम बनाने के लिए उस समय मुसलमान भारत में एक स्ट्रैटेजी के तहत रोके गए। फिर नेहरू लियाकत समझौता हो गया और उसके बाद फिर आबादी यहाँ इन्फ्लेटेड करवानी भी शुरू करी गई कि भाई आबादी डेमोग्राफी चेंज कर लो। अगर हिंदुस्तान में डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी तो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से हमले होंगे और हिंदुस्तान के अंदर जो लोग बैठे होंगे वो भी सपोर्ट करेंगे और परिणाम ये निकलेगा कि हिंदुस्तान पर हम कब्जा कर लेंगे। जिना की इस पॉलिसी को ही 1965 के युद्ध में देखा भी गया और उसी के बाद एनिमी एक्ट पास किया गया था, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पास किया गया था, क्योंकि लोग जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे 65 के युद्ध में, वो जब 65 का युद्ध खत्म हुआ तो यहां पकड़ धड़कड़ी शुरू हुई तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट कर दिया। उनको समझ आ गया कि हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं और अब वो फंस चुके हैं और इसलिए वो यहां से भाग गए। प्रॉपर्टी तो यहीं थी। तब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पास किया गया था और ये कहा गया था, पहले तो डिफेंस के तहत आता था क्योंकि डिफेंस जो उनकी मदद कर रहा था, विरोधियों की मदद कर रहा था या दुश्मनों की मदद कर रहा था, उसको डिफेंस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती थी। लेकिन बाद में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना दिया गया और प्रॉपर्टी अलग कर दी गई। हालांकि डिफेंस जब जब्त करती थी तो डिफेंस की प्रॉपर्टी हो जाती थी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनने के बाद वो प्रॉपर्टी भारत सरकार के पास ही पहुंच गई और अंदर तो गत्वा उन्हीं के जो छोड़कर गए थे उन्हीं के भाई बंधुओं को वो ट्रांसफर हो गई। आर्मी एक्ट के तहत अगर वो रहती तो शायद वो प्रॉपर्टी फिर से उनके पास नहीं जा सकती थी। खैर, ये जो कुछ भी हुआ, लेकिन भारत को विजय करने का प्लान उनका अभी तक है और अभी भी वो पूरी शक्ति से, चाहे वो मोहम्मद यूनुस के बाद वहां रहमान की सरकार बैठ गई हो, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हिंदुस्तान को कैसे। अब ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान से अगर बांग्लादेशी वापस जाएगा तो वो आने नहीं देते। बांग्लादेशी रेंजर्स ने बैरिकेटिंग टाइट कर ली है। हालांकि भारत सरकार बैरिकेटिंग पूरी बनाने के मोड में है। वो उनको लगता था कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेटेड वो कर पाएंगे, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान में अगर वो बांग्लादेशियों को नहीं भेजेंगे तो हिंदुस्तान को फतेह करने की जो जिन्ना की पॉलिसी थी वो पॉलिसी कैसे पूरी होगी, कैसे वो उद्धरण करेंगे। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि केंद्र में जो सरकार बैठ गई है, मोदी जी की सरकार, वो साम दाम दंड भेद सब करना जानती है। वो सब कुछ करना जानती है। देश को सही करने के लिए वो सब कुछ करेंगे। और मुझे लगता है ये भगवान श्री कृष्ण की नीति भी कुछ ऐसी ही थी।
भगवान श्री कृष्ण सामधाम दंड भेद सभी प्रकार के शस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए महाभारत के युद्ध को उन्होंने पांडवों को जितवा ही दिया और युधिष्ठिर को सम्राट बना ही दिया। ऐसा नहीं है कि पांडव बहुत अच्छे थे, ऐसा भी नहीं है कि कौरव जो हैं वो कुछ और थे। कौरव पांडव एक ही परिवार के लोग हैं और जो अपनी भार्या को भी दांव पर लगा दे वो अच्छे लोग नहीं हो सकते। उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, या उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनको यहाँ संरक्षण मिलना चाहिए। खैर, अब भारतवर्ष में तो ये चीज़ें हम श्री कृष्ण की नीति को अपनाते हुए चलते हैं। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो थी वो राम की नीति अपनाती थी। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सत्यवादी थे, एक वोट से चूंटी से भी नहीं छुएंगे और सरकार गिर जाए, 10 साल हमने झेला। मोदी जी की सरकार भगवान श्री कृष्ण की नीति पर चलने वाली है और भगवान श्री कृष्ण की नीति पर चलने का मतलब ये होता है कि भैया धर्म युद्ध को जीतना ही एक उद्देश्य है और सामने जो दुश्मन है वो नीति नहीं मानता। हालांकि अभी भी महाभारत के युद्ध में भी नीतियां थी, दिन में युद्ध करते थे और रात में एक ही शिविर में बैठकर एक दूसरे की पीठ सहलाते थे। पर जब मुस्लिम भारत में आक्रांता आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके प्रकार युद्ध जीतना ही हमारा उद्देश्य है, चाहे पीठ पर खंजर डालना पड़े, चाहे उठाकर लाना पड़े, चाहे किडनैपिंग करनी पड़े, चाहे धोखे से मारना पड़े, चाहे धोखा देना पड़े, सब कुछ जायज है। इसलिए उन्होंने कहा मोहब्बत और जंग में सब जायज है, क्योंकि महिला उनका प्राइमरी उद्देश्य हुआ कर सकता है। मोहब्बत मतलब हमें मोहब्बत हो गई, महिला चाहिए, उसका कंसेंट हो ना हो लेकिन वो उन्हें चाहिए का मतलब ये हो गया कि वो उसके साथ कुछ भी किसी भी स्थिति में करेंगे। वो उनके साथ हलाला के नाम से उनके लब जिहाद और ये सब 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 कुछ करेंगे, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन मोदी जी के सामने जो दुश्मन है वो मोहब्बत और जंग में सब जायज मानने वाला है। इसलिए आप अगर पुरानी नीतियों पर चलेंगे तो निश्चित तौर से वाजपेयी जी की तरह आपकी सरकार भी गिर जाएगी। मोदी जी ने श्री कृष्ण की नीति को अपनाया और आगे बढ़े और ये समझा कि दुश्मन कौन है, देश का दुश्मन कौन है, देश के अंदर दुश्मन कौन है, देश के बाहर दुश्मन कौन है। अब घुसपैठिए निकालने के लिए तमाम तरह के तमाम कानूनों का हवाला मैंने आपको दिया, लगातार बताया कि भाई ये देखो ये कर लिया है, सिटीजनशिप में क्या संशोधन कर लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट में क्या कर लिया, पासपोर्ट एक्ट में क्या कर लिया, अभी SIR के माध्यम से क्या कर रहे हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्या कर रहे हैं। सब मैंने एक एक एपिसोड इस पर किया है आपको बताने के लिए कि ये देश को पता होना चाहिए कि सरकार इस विषय पर क्या कर रही है। इससे आप भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट रखेंगे। लेकिन एक प्रकरण सामने आया, हुआ क्या, 2025 की जुलाई में दिल्ली में 4-5 लोग पकड़े गए। अब इन पकड़ने वाले लोगों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो बांग्लादेशी हैं। सरकार ने इनको भरा और भरकर बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पहुंचा दिया। अभी देखिए, शुभेंदु अधिकारी की सरकार नहीं बनी थी, यानी कि वहां अभी भाजपा की सरकार नहीं थी, सरकार अभी भी ममता बनर्जी की थी, लेकिन CRPF को दे दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि CRPF को दे दिया गया। CRPF ने क्या किया, या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई थी उसने क्या किया कि BSF ने उनको जाने का रास्ता दे दिया कि भाई अपने देश में चले जाओ। हालांकि एलिगेशन तो ये लगाया गया कि BSF ने फेंक दिया उधर, धक्का दे दिया, लेकिन BSF ने उनको रास्ता दिया। जैसे अमित शाह जी ने कहा कि भाई जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से आप वापस जा सकते हो, आप वापस जाओ। इसमें जो गड़बड़ हुई वो ये हुई कि दिल्ली में उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया गया और रिकॉर्ड मेंटेन करके मतलब इनको पकड़ा गया और उन पर FIR दर्ज की गई, उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको भेजा गया तो रिकॉर्ड पे आ गया। रिकॉर्ड पे आने के बाद जब 3-4 लोगों को वापस वहां भेज दिया गया तो कोलकाता में उनके संबंधी और होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट चले आए, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारे ये तो देखिए पत्नी यहाँ पर है, पति को बाहर भेज दिया, उसका पति यहाँ पर है, पत्नी को बाहर, और एक गर्भवती महिला, जैसा ये कार्ड खेला जाता है, एक गर्भवती महिला भी है, उसके हालांकि 8 साल का एक बेटा भी था लेकिन वो भी वो गर्भवती थी, ऐसा कहा। गर्भवती महिला को इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और उस तरफ भेज दिया, जबकि सरकार का कहना यह था कि भाई जो जहां से जैसे आए ये अपने आप चले गए, हमने तो आह्वान किया कि भाई अपने देश चले जाओ। अब ये कहा गया कि उचित प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले आदेश ये दिया कि ये लोग जो बांग्लादेश भेज दिए गए हैं इनको वापस लेकर आओ, इनको पूरी उचित प्रक्रिया से पास करवाइए, इनका क्रॉस वेरिफिकेशन करवाइए, इनकी जांच करवाइए। जब इनकी जांच और क्रॉस वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, ट्रिब्यूनल में मुकदमा हो जाए, उसके बाद इनको वापस भेजिए।
आप सीधे आधी अधूरी इंक्वायरी के आधार पर वापस नहीं भेज सकते। हालांकि सरकार ने ये कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ये कहा कि भाई इन लोगों ने स्वीकार किया कि ये बांग्लादेश से आए हैं और इन्होंने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में कहाँ इनका घर बद्वार है, और ये कर दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनको पहले वापस लाया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद वहां बांग्लादेश सरकार भी एक्टिव हो गई। उन्होंने क्या किया कि इनकी गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी करने के बाद इनको जेल भेज दिया कि भाई आप दूसरे देश में हो, आप इलीगल इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो। अब देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उनको हमको करना चाहिए, वो उन्होंने इसकी गिरफ्तारी कर ली। हालांकि 4 महीने के बाद उन्होंने इसको उन सभी को जमानत भी दे दी। 4 महीने के बाद उनको जमानत भी दे दी, और जमानत देने के बाद ये कहा गया कि बांग्लादेश के अंदर तमाम एनजीओस ने उनको खाना पानी दिया। उनको दिल्ली ले आया गया। भाई वो गर्भवती महिला थी, गर्भवती महिला के मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाकी सुनवाई बाद में करेंगे, जो गर्भवती महिला है उसको भारत में तुरंत लेकर आया जाए। सॉलिसिटर जनरल एक्टिव हुए, होम अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स ने एक्टिविटी करके रेंजर्स से बात करी, बांग्लादेश सरकार से बात करी, और ये जो गर्भवती महिला थी इसको ले आए। अब इनकी सबकी उम्मीद जग गई। अभी तक सरकार को इन्होंने, सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्होंने बयान दिया था कि हम बांग्लादेशी ही हैं, ऐसे ऐसे इतने साल पहले उतने साल पहले हम आ गए। लेकिन वहाँ नया षड्यंत्र, ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ एक नया खेल हो गया। सही क्या है वो तो जांच एजेंसियां निकाल कर लाएंगी तभी पता आएगा, सही क्या है वो तो जब मुकदमा चलेगा तभी पता लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकियों को भी वापस लाने का आदेश दे दिया। सभी को वापस ले आया गया, क्योंकि ये, और बताया कहाँ रहे तो बोले 4 महीने जेल में रहे। फिर बाद में वहां की एजेंसियां, बांग्लादेश की एजेंसियां, आप सोचो, बांग्लादेश की एजेंसियां जो भारतीयों को मारने के लिए जानी जाती हैं। अब इसमें 2 विषय हैं। एक विषय तो यह है कि वाकई में वो लोग बांग्लादेशी थे क्या। अब अगर पार्टीशन थ्योरी को मानेंगे, पार्टीशन थ्योरी का मतलब तो वो पाकिस्तानी ही थे, क्योंकि पार्टीशन थ्योरी में सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था और सभी हिंदुओं को हिंदुस्तान आना था। तो अगर पार्टीशन थ्योरी पर हम आ जाते हैं, पार्टीशन की रूपरेखा पर काम करते हैं, तो फिर ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये जो भारत में रह रहे मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तान के ही एसेट हैं, भारत के एसेट नहीं है। वो नेहरू लिया का समझौता 1950 की तरफ हो गया, वो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 47 में तो जाना ही था। अब इनको अगर जाना था, जैसे हिंदुओं को वापस आना था, तो हिंदुस्तान में वो आ गए तो भारत सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया। भारत सरकार ने उनको अपना पुत्र माना और पिता की भांति उनका संरक्षण दिया, उनको फिर बाद में नागरिकता भी दी। ये देखिए, भारत सरकार की अपनी पहल है, मोदी जी की पहल थी। जो 70 साल से जिनको नागरिकता नहीं, निवासिता नहीं दी जा रही थी, नागरिकता नहीं दी जा रही थी, उनको मोदी जी ने कहा कि भाई देखो, पार्टीशन थ्योरी के अनुसार तो ये पाकिस्तान में जो रह रहे थे वो सारे हिंदुस्तान में आना था, और हिंदुस्तान में रह रहे थे उनको पाकिस्तान जाना था। अब ये हिंदुस्तान में किसी भी कारण, किसी भी साधन से पहुंच ही गए हैं, तो इनको, ये हमारे ही भाई हैं। 47 में आ गए होते तो क्या, 47 में अगर आ गए होते तो क्या, तो यहीं के होते ना। इसलिए इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इनको नागरिकता देंगे। ये तो भारत की थ्योरी है। बांग्लादेश को भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर वो, चलिए, बांग्लादेशी थे तो बांग्लादेश में वापस जाने के बाद उनका वेलकम होना चाहिए। अगर वो बांग्लादेशी नहीं भी थे और हिंदुस्तान में रह रहे थे तो प्रोडक्ट तो पाकिस्तान के ही हैं, क्योंकि उनको तो 47 में जाना ही था। अब वो नहीं गए, यहां रुक गए। भारत ने तो जो लोग आ रहे हैं उनको संरक्षण दे दिया, तो बांग्लादेश ने संरक्षण देने के बजाय उनकी गिरफ्तारी कर ली। अब वो इस्लाम कहाँ चला गया, इस्लामिक बंधुता कहाँ चली गई, इस्लामिक प्रोसेशन कहाँ चला गया, इस्लामिक विचार कहाँ चला गया, पता नहीं। अब मुसलमान नहीं रहा, अब वो विदेशी हो चुका था। अब वो इस्लाम के आधार पर प्रोटेक्शन नहीं, अब वो उनकी प्रताड़ना शुरू हुई, गर्भवती महिला सहित सबकी प्रताड़ना शुरू हुई इस आधार पर कि तुम हिंदुस्तानी मुसलमान हो, तुम बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हो। अब वो षड्यंत्र के तहत की गई हो या जैसे भी, जो भी विचार रहा, लेकिन जो मैं मूल विचार बता रहा हूं वो तो यही था कि इनको बांग्लादेश जाना था या उस समय पूर्व पाकिस्तान जाना था। रुक गए, नेहरू लिया के समझौते की वजह से या किसी भी कारण से रुक गए, लेकिन धीरे धीरे जाना था। हिंदुस्तान में हिंदू नॉन मुस्लिम्स आए तो उनको संरक्षण दिया गया, इनको क्यों नहीं दे रहे वो, ये एक विषय है और विचार करने वाला है। हिंदुस्तान में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा विचार करने वाला है। क्या अगर भारत में कुछ होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश को अपना देश मानकर जाएंगे? जो 65 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहे थे उनको भी, या 71 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहे थे
उनको भी पाकिस्तान अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। वो केवल उपयोग करता है, शेल बम बनाता है, वो आत्मघाती वो बनाता है और वो फिदाइन बनाकर आपके ऊपर बम लगाकर इस्लाम के नाम से हिंदुस्तान को प्रताड़ित करता है। लेकिन वो अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है, वो संरक्षण देने को तैयार। और वो तो वो रहे जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया गया था और पाकिस्तान ने लीगली कहा था कि हमने नहीं किया है, ये कबायली हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं जिन्होंने अलग किया है, ये आज़ाद कश्मीर है, ये पाकिस्तान नहीं है। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये व्यवस्था रखी गई थी। आज उन पर भी वो गोली चला रहे हैं, आज उनको भी चारों ओर से घेर कर वो मार रहे हैं, आज उनको बेसिक एमिनिटीज, बेसिक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। तो फिर और जो हिंदुस्तान से मुसलमान 47 में गया था उसको मुजाहिर कह के अल्ताफ हुसैन, हम सबको याद होगा, उन्होंने कभी टिकने नहीं दिया। कभी उनको कादियानी कहा गया कि अहमदिया है, मुसलमान नहीं है इसलिए तुम नहीं आ सकते, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपने सर, मतलब लोगों के सर उतारे। और वो लोग जो हिंदुस्तान से गए उनको भी उन्होंने वहां सही से शरण नहीं दी। यहां तक कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि दिल्ली से गए थे, उनका भी हैदराबाद में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। इसलिए क्योंकि वो मुहाजिर थे या मुजाहिर थे, जो भी मुहाजिर थे, इसलिए ऐसा किया गया कि उनको वो मुसलमान नहीं मानते। तो फिर हिंदुस्तान में बैठा मुसलमान क्यों अपने आप को सोचता है कि वो पाकिस्तान उनका हितैषी है? पाकिस्तान उनका हितैषी नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता है, जिना इसी के मातहत, इसी पॉलिसी के तहत उसने पाकिस्तान का निर्माण किया था। अभी इन लोगों को वापस तो ले लिया गया, वापस हिंदुस्तान में आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये लगाया केंद्र सरकार ने कि आपके आदेश का चूंकि पालन हो चुका है इसलिए इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा चलो ठीक है, ये लोग आ गए हैं, इनको उचित प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। ये इनको वापस आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय नागरिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इनको भारतीय नागरिक हैं या नहीं है इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं और ना ही कोई निर्णय। अथॉरिटी पूरी प्रक्रिया इनके ऊपर पालन करे, फिर पालन करने के बाद ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल के बाद इनको तब निर्णय किया जाए कि इनको बांग्लादेश भेजना है कि नहीं भेजना है। बांग्लादेश सरकार का, केंद्र सरकार का कहना यह था, अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो हम बांग्लादेश को लिस्ट भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, बांग्लादेश सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती, उस पर उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करती, इसलिए लंबे समय तक हमको इनको डिपोटेशन सेंटर में रखना पड़ता है। इनको हमें बड़े स्तर पर अलग से संभाल कर रखना पड़ता है, इनको खिलाना पड़ाना पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार, आज की बांग्लादेश सरकार उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही। हालांकि केंद्र सरकार ने लगातार कहा कि जो जहां से आया वो वहां वापस चला जाए, अपने मन से वापस चला जाए। ये मामला चूंकि कोर्ट में आ चुका था इसलिए इनको वापस बुलाया गया। बाकी बांग्लादेश में बड़ी आबादी जिस रास्ते से आई थी वहां वापस जा रही है, तो कोई कानून का झंझट नहीं पड़ता। और केंद्र सरकार के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया कि बॉर्डर पर बीएसएफ ने इन लोगों को धक्का देकर उधर फेंक दिया और उधर वो गिरफ्तार हो गए। अब धक्का देकर फेंक दिया तो वहां बांग्लादेश के जो रेंजर्स थे वो क्या कर रहे थे? मैं तो नहीं समझता कि ये एलिगेशन सही भी है। सरकार, भाई ये लोग अपने यहाँ से सरकार पकड़ा, सरकार ने सिस्टम बनाया, इन लोगों ने कहा कि वापस जाएंगे, और सरकार की पॉलिसी की जो वापस जाना चाहता है वो अपने रास्ते से वापस जा सकता है। लेकिन इनका चूंकि डेटा मेंटेन हो गया केंद्र सरकार के रजिस्टर में, इसलिए ये विवाद और बढ़ गया। हालांकि ये लोग वापस ही चले गए और उनके बयान है कि हम बांग्लादेश से कभी आए थे, वो आज आए थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले आए थे, लेकिन ये तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेशी हैं। पर हमारे यहाँ तो न्याय व्यवस्था भारत न्याय का मंदिर है, इसलिए न्याय व्यवस्था के तहत किसी भी व्यक्ति को अवसर दिए बगैर उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। दिल्ली में पकड़े गए, उनको पूरा अवसर मिलना चाहिए था ट्रिब्यूनल के सामने, फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने, और फिर उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए था। इस प्रक्रिया को पूर्ण न करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस करने, पहले हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने की बात कही थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर केंद्र सरकार इनको बॉर्डर जाने के लिए दे रही है तो इन प्रकार ने भगवान श्री कृष्ण की पॉलिसी का पालन ही कर रही है, और इसमें कोई बुराई मुझे समझ में नहीं आती। जो जहां से जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए, क्योंकि आते समय अगर बीएसएफ इनको देख लेती तो गोली मार देती। लेकिन अंदर आ गए तो इनके फंडामेंटल राइट क्रिएट हो गए, अंदर आ गए तो फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल क्रिएट हो गया, अंदर आ गए तो फिर इनकी पूरी उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन अगर ये अंदर नहीं, अगर ये बॉर्डर पर क्रॉस होते समय ही इनके गोली मार दी गई होती तो क्या होता? तो भी क्या ह्यूमन राइट का वायलेशन होता? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तारीफ ये करनी चाहिए कि उन्होंने नागरिकता मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई नागरिकता का पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई इनकी उचित प्रक्रिया से इनका पालन होना चाहिए और हम ये जो रूलिंग है ये जनरल रूलिंग नहीं है, ये सब केसेस में लागू नहीं होगी। ये पार्टिकुलर केस में ये जो विषय आया था ये पार्टिकुलर केस के लिए ही ये आदेश केवल वैलिड है, बाकियों के लिए नहीं। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो अभी सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो भी चाहता है कि किसी तरह से देश क्लीन हो और केंद्र सरकार तो चाहती बाकी आप क्या कहते हैं, आपके मन में क्या है, आपके विचार क्या हैं? आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चाहिए, और अगर आपने घंटी नहीं बजाई तो घंटी भी बजा लो भाई, और लाइक वाइक तो कर दिया करो कभी कभी, और दूसरों के साथ शेयर करोगे तो मुझे लगता है कि बाकी लोग जो लीगल नहीं हैं लेकिन भारत के कानूनी सिस्टम को जानना चाहते हैं। मैं डेली प्रतिदिन भारत में होने वाली गतिविधियों पर कानूनी बैकग्राउंड के साथ इंटरप्रिटेशन करता हूं। ये होता तो हायर जुडिशियल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज के बच्चों के लिए है, लेकिन आप सभी जो भी इस ज्ञान को देखना चाहते हैं वो सब करते हैं। हमने एक 100 केसेस का एक बंच भी हम बना रहे हैं, जजमेंट्स का, जिन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि भारत में व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। और अगर उसके बाद भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो LLB कर लीजिए, उसके बाद भी ज़रूरत LLB नहीं करना चाहते तो हम एक छोटा कोर्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं 100 घंटे का, जिसको आप देख लेंगे तो आपको भारत के कानून का बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।